नमस्कार साथियों, आप लोगों का मिरेकल नर्सेस में स्वागत है। हम लोगों ने पिछले लेक्चर में ब्लड ट्रांसफ्यूजन के एमसीक्यू को डिस्कस किया था। आज भी हम लोग उसी ब्लड ट्रांसफ्यूजन के कुछ क्वेश्चन जो बच गए थे उसे डिस्कस करेंगे। उसके बाद उसके आगे हम लोग ऑक्सीजन और मार्क्स की और आगे बढ़ेंगे। ऑक्सीजन और मार्क्स का एमसीक्यू डिस्कस करेंगे और अगले लेक्चर से हम लोग कोशिश करेंगे कि एक ही टॉपिक में पूरा जितना भी क्वेश्चन होता है एक टॉपिक का एक ही लेक्चर में अपलोड कर दें। जैसे कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन का हम लोगों ने 2 से 3 लेक्चर हो गया है। अब अगली बार से कोशिश करेंगे कि कोई भी टॉपिक हो उसका पूरा क्वेश्चन एक ही लेक्चर में कंप्लीट कर दें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हाइल रिसीविंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिसीविंग करने के दौरान द पेशेंट डेवलप चिल्स एंड हेडेक। वह चिल्स और हेडेक उसमें देखने को मिल रहा है, डेवलप हो रहा है। व्हाट शुड बी द नर्सेस इनिशियल एक्शन। नर्सेस का इनिशियल एक्शन क्या होगा। चिल्स जो हमारा चिल्स और हेडेक होता है वह एनाफिलैक्टिक रिएक्शन का साइन एंड सिम्टम है। तो इसमें हम लोग को क्या करना पड़ेगा। सबसे पहला नर्सिंग इंटरवेंशन था कि हमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन को स्टॉप कर देना है। तो सबसे पहला ऑप्शन देखते हैं नोटिफाई द फिजिशियन। यह हमें दूसरा स्टेप में करना है, ठीक ना। यह हमें दूसरा स्टेप में करना चाहिए, तो गलत हो जाएगा। स्टॉप द ट्रांसफ्यूजन इमीडिएटली, बिल्कुल सही, यह सही हो जाएगा। स्टॉप द ट्रांसफ्यूजन इमीडिएटली, ठीक ना। तीसरा ऑप्शन करा है कवर पेशेंट विथ ब्लैंकेट एंड एडमिनिस्टर ऑर्डर एसिटामिनोफेन। यह हमें उसके बाद करना है। पहले हमें ट्रांसफ्यूजन इमीडिएटली कर देना है, नोटिफाई द फिजिशियन कर देना है, उसके बाद हमें ये करना है, ठीक ना। उसके बाद हमें पेशेंट को ट्रीट करना है, तो उसमें ब्लैंकेट उड़ाएंगे, एडमिनिस्टर ऑर्डर एसिटामिनोफेन जो भी एंटीहिस्टामिन ड्रग होगा वो सब देंगे। डी नंबर ऑप्शन का है स्लो द ब्लड फ्लो। यह गलत हो जाएगा, स्लो हमें बिल्कुल भी नहीं करना है। स्लो भी करेंगे तो भी हमें वह रिएक्शन देखने को मिलेगा, इसलिए स्लो नहीं करना है, पूरा कम्प्लीटली स्टॉप करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन केस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ अर्टिकेरिया 1/2 आवर्स आफ्टर द ब्लड ट्रांसफ्यूजन हैज बिगन। हैज बिगन का मीनिंग हो गया स्टार्ट करने के 1 घंटे बाद, मीन्स हैज 1 आवर आफ्टर हैज बिगन। एक ब्लड ट्रांसफ्यूजन को स्टार्ट करने के 1 घंटे बाद अर्टिकेरिया देखने को मिल रहा है। अर्टिकेरिया किसे कहते हैं। अर्टिकेरिया हमारे स्किन पे जो है, हमारे स्किन पे रिएक्शन देखने को मिलेगा ड्यू टू हिस्टामिन रिलीज। हिस्टामिन रिलीज होने के कारण जैसे मच्छर हमारे हाथ पे काट लेता है तो गोल गोल सा हमारा स्किन ऊपर की तरफ उठ जाता है, ठीक ना। व्हील चक्के की तरह ऊपर उठ जाएगा, जिसे स्किन रिएक्शन कहेंगे, उसे ही अर्टिकेरिया कहते हैं। तो 1 घंटे बाद ब्लड ट्रांसफ्यूजन करने के 1 घंटे बाद हमें अर्टिकेरिया देखने को मिल रहा है। द फर्स्ट एक्शन बाय द नर्स शुड बी। फर्स्ट एक्शन क्या होगा, टू स्टॉप द इन्फ्यूजन। टू स्टॉप द इन्फ्यूजन, स्लो नहीं करना है, एंटीहिस्टामिन एजेंट करना है लेकिन यह बाद में करना है। टू नोट वाइटल साइन, यह सब करना है लेकिन बाद में करना है। तो सबसे पहले हमें टू स्टॉप द इन्फ्यूजन करना है। रेशनल कह रहा है सिंस एलर्जिक रिएक्शन में भी मिस्टेकन फॉर हेमोलाइटिक रिएक्शन। अगर एलर्जी रिएक्शन को हम लोग मिस्टेक कर दिए और उसे इग्नोर कर दिए तो वह हेमोलाइटिक रिएक्शन भी हो सकता है। सो फर्स्ट स्टॉप द ट्रांसफ्यूजन, सबसे पहले ब्लड ट्रांसफ्यूजन को स्टॉप करना है। एंड देन मेक थ्रो इन्वेस्टिगेशन एंड एडमिनिस्टर एंटीहिस्टामिन। इन्वेस्टिगेशन करना है उसके बाद और एंटीहिस्टामिन ड्रग देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए चाइल्ड इज टू रिसीव ए ब्लड ट्रांसफ्यूजन। एक चाइल्ड जो है वह ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिसीव कर रहा है। इफ़ एन एलर्जिक रिएक्शन टू द ब्लड अकर्स, वह जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर रहा है उसमें एलर्जिक रिएक्शन देखने को मिल रहा है, ठीक ना। द नर्स फर्स्ट इंटरवेंशन शुड बी टू। फर्स्ट इंटरवेंशन नर्स का क्या होगा। तो देखिए ये नंबर ऑप्शन कर रहा है कॉल द फिजिशियन। यह हमें दूसरा स्टेप में करने को मिलता है। स्लो द फ्लो रेट, यह तो बिल्कुल करना है, स्लो तो करना ही नहीं है, हमें पूरा कंप्लीटली स्टॉप करना रहता है। स्टॉप द ब्लड इमीडिएटली, बिल्कुल सही, हमें पूरा स्टॉप कर देना है ब्लड को, ठीक ना। रिलीफ सिस्टम विथ एन ऑर्डर एंटीहिस्टामिन। रिलीफ सिस्टम विथ एन ऑर्डर हिस्टामिन, यह हमें बाद में करना है, ना कि उसी में पहले स्टॉप कर देंगे उसके बाद कोई भी ड्रग देंगे, एंटीहिस्टामिन देंगे, स्टेरॉइड ड्रग देंगे, ठीक ना। तो स्टॉप करने के बाद करना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है वेनोस्पाज्म कैन बी लेसेंड ड्यूरिंग ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड बाय मिस नैरो वेन। वेनोस्पाज्म का मतलब हो गया वेन जो है हमारा सिकुड़ जाएगा, वेन पतला हो जाएगा, नैरो हो जाएगा। कैन बी लेसेंड, लेसेंड का मतलब हो गया प्रिवेंट, हम लोग उसे कम कैसे कर सकते हैं, प्रिवेंट किस तरह से कर सकते हैं ड्यूरिंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ब्लड ट्रांसफ्यूजन के दौरान हम लोग वेन को सिकुड़ने से किस तरह से बचा सकते हैं। तो कह रहा है ब्लॉक द डिलीवरी ट्यूब, इससे कोई मतलब डिलीवरी ट्यूब का मीन्स आईवी ट्यूब, इसका मतलब स्टॉप कर देना है। स्टॉप करने से वेनोस्पाज्म हमारा रुक नहीं जाएगा, ठीक ना। क्लैंपिंग ऑफ द डिलीवरी ट्यूब, इससे भी कोई रिलेशन नहीं है। एलिवेटिंग द कंटेनर मीन्स ब्लड बैग को ऊपर उठा देना, इससे कोई रिलेशन है नहीं तीनों। कह रहा है कीपिंग द पेशेंट्स वार्म, बिल्कुल सही। पेशेंट का जो हाथ है उसे वार्म रखना है ताकि वैसो कंस्ट्रिक्शन नहीं हो। ऐसा हमें क्यों देखने को मिलता है, वैसो कंस्ट्रिक्शन वेनोस्पाज्म क्यों देखने को मिलता है, जब हम ज़्यादा ठंडा ब्लड को ट्रांसफ्यूज कर देंगे, अगर ज़्यादा ठंडा ब्लड को ट्रांसफ्यूज कर देंगे तभी हमें ऐसा देखने को मिलता है। तो या तो ब्लड को हम लोग गर्म कर देंगे, गर्म नहीं नॉर्मल टेम्परेचर पे कर देंगे, ठीक ना। या तो ब्लड को नॉर्मल टेम्परेचर पे कर देंगे या तो हाथ को हम गर्म रखेंगे, हाथ को गर्म रखेंगे, पूरे बॉडी को गर्म रखना पड़ेगा, सिर्फ हाथ को नहीं, सिर्फ पूरे बॉडी को गर्म रखना पड़ेगा। तो ये ऑप्शन हो जाएगा कीपिंग द पेशेंट्स आर्म वार्म, पेशेंट्स के आर्म को वार्म रखना है। इसका रेशनल कह रहा है वेनोस्पाज्म इज द कॉन्ट्रैक्शन, वेनोस्पाज्म इज द कॉन्ट्रैक्शन स्पाज्म ऑफ वेन एज ए प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म, प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म के कारण वह अपने वैसो कंस्ट्रिक्शन हो जाता है। हुईच अकर आफ्टर इन्फ्यूजन ऑफ कोल्ड और इरिटेटिंग सब्सटेंस, कोल्ड इन्फ्यूजन अगर कर देंगे और इरिटेटिंग सब्सटेंस अगर वेन के अंदर चला जाएगा, कोई रिएक्शन देखने को मिलेगा तो वह वैसो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएगा, जिसे प्रिवेंट करने के लिए हम लोग उसके हाथ को वार्म करके रखेंगे, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एरिया इज नॉट प्रेजेंट इन द ब्लड ट्रांसफ्यूजन सर्विसेज। कह रहा है ब्लड ट्रांसफ्यूजन सर्विसेज में कौन सा एरिया प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक ना। ब्लड ट्रांसफ्यूजन सर्विसेज मीन्स ब्लड सैंपलिंग से लेकर के ब्लड ट्रांसफ्यूजन तक का, सैंपलिंग जिस समय ब्लड डोनेट करता है उस समय से लेकर के ब्लड ट्रांसफ्यूजन जब किसी रिसीवर्स में ब्लड को डोनेट रिसीव करवाते हैं उस समय तक कौन सा एरिया होता है और उनमें कौन सा एरिया नहीं होता है। तो देखिए बी नंबर ऑप्शन हमारा कह रहा है कोल्ड रूम, बिल्कुल सही। कोल्ड रूम में हमारा ब्लड को स्टोर किया जाता है, या तो सही है। थेरेप्यूटिक डे केयर रूम, हमारा जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है इसी रूम में तो होता है। थेरेप्यूटिक डे केयर रूम मीन्स ओपीडी रूम, आईपीडी रूम, आईसीयू, थेरेप्यूटिक जहाँ पे सारा वर्क किया जाता है उसी को थेरेप्यूटिक डे केयर रूम कह रहे हैं। और इसका जो फोर्थ ऑप्शन है, इसका जो फोर्थ ऑप्शन है कंपोनेंट सेपरेशन रूम, इसका जो फोर्थ ऑप्शन है कंपोनेंट सेपरेशन रूम। कंपोनेंट सेपरेशन का रूम का मतलब हो गया जिस लैब में हम लोग ब्लड को अलग अलग रखते हैं, ठीक ना। जिसे कभी आरबीसी को अलग निकाल लिया जाता है, प्लेटलेट को अलग निकाल लिया जाता है, उसे कंपोनेंट सेपरेशन रूम कहते हैं। लेकिन इसका जो ए ऑप्शन जो है, ये ऑप्शन ब्लीडिंग रूम का रहा है। ब्लीडिंग रूम ऐसा कोई मेडिकल टर्मिनोलॉजी नहीं है, ब्लड कलेक्शन रूम हो सकता है, ठीक ना। अगर ब्लड कलेक्शन रूम रहता तब तो सही हो रहता, लेकिन यहाँ पे ब्लीडिंग रूम का रहा है। यह ऐसा कोई मेडिकल टर्मिनोलॉजी नहीं है कि ब्लीडिंग रूम होता है। खून बहाने के लिए ऐसा कोई रूम तो होता नहीं है, ब्लड कलेक्शन रूम होता है तो ब्लीडिंग रूम हो जाएगा। पूछ रहा एरिया इज नॉट प्रेजेंट, जो प्रेजेंट नहीं है तो ब्लीडिंग रूम प्रेजेंट नहीं होता है, इसलिए ऑप्शन ए सही हो जाएगा। यही उसका ऑप्शन डी है कंपोनेंट सेपरेशन रूम। तो यह तो सही है, कंपोनेंट सेपरेशन रूम ब्लड ट्रांसफ्यूजन सर्विसेज में प्रेजेंट रहता है, तो इसका ऑप्शन ये हो जाएगा। ब्लीडिंग रूम वह कोई मेडिकल टर्मिनोलॉजी नहीं है, ब्लड कलेक्शन रूम हो रहता है, ठीक ना। ब्लड डोनेशन रूम रहता है, ब्लीडिंग रूम नहीं रहता है। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है इस बुक का एमसीक्यू सीरीज में ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर के है। ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन हम लोग कितना करते हैं, कैसे करते हैं, किस टाइप का मार्क्स होता है, उस टाइप का आज हम लोग आपको डाल देते हैं क्वेश्चन। अब अगले लेक्चर से हम लोग कोशिश करेंगे कि एक जितना भी क्वेश्चन हो पूरा कंप्लीट एक ही लेक्चर में पूरा क्वेश्चन को डिस्कस कर दिया जाए।
तो पूरा कोशिश करेंगे। तो इसका ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन का जो क्वेश्चन है, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन वह कर रहा है अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस, मीन्स नॉर्मल जो हमारा वैल्यू रहता है सर्कमस्टांस है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन इंस्पायर्ड एयर, इंस्पायर्ड एयर में ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन कितना होता है, इज अबाउट 10%, कितना परसेंट होता है। इंस्पायर्ड एयर मीन्स जो नॉर्मल एयर हमारे एनवायरनमेंट में प्रेजेंट होता है, वह जब हम इंस्पायर करते हैं, सांस लेते हैं, तो उसमें हमारा ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन, ऑक्सीजन का परसेंटेज कितना होता है। तो नॉर्मल एयर में हम लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं कि 78% हमारा नाइट्रोजन होता है, 21% ऑक्सीजन होता है, 0.03% हमारा कार्बन डाइऑक्साइड होता है और सभी चीज़ होता है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 21% ऑक्सीजन रहता है, ठीक ना, 21% ऑक्सीजन प्रेजेंट रहता है। इसका रेशनल देख लीजिए, इनहेल्ड एयर कंटेन्स अप्रोक्सीमेट 21% ऑक्सीजन, 0.03% CO2 प्रेजेंट रहता है एंड 78% नाइट्रोजन प्रेजेंट रहता है। वाइल एक्सेल्ड एयर जो हम लोग सांस छोड़ते हैं उसमें अप्रोक्सीमेट 16% O2 प्रेजेंट रहता है, मीन्स 5% O2 हम लोग यूज कर लेते हैं और 16% फिर से एक्सहेल आउट कर देते हैं और उसमें 4% CO2 प्रेजेंट रहता है, जबकि इंस्पायर्ड एयर में हमारा 0.03% था, बहुत ही कम था। लेकिन जब हम लोग छोड़ रहे हैं तो CO2 हमारा 4% था और 78% नाइट्रोजन सेम रहता है एंड थाउजेंड्स ऑफ अदर केमिकल में हमारे बॉडी से जितना भी टॉक्सिक वेस्ट रहता है वो सब उसके साथ ही बाहर निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन एक्सपायर्ड एयर इज, एक्सपायर्ड एयर में कितना ऑक्सीजन कंसंट्रेशन रहता है। तो अभी हमने पढ़ा कि 16% ऑक्सीजन कंसंट्रेशन रहता है, ठीक ना। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है माउथ टू माउथ रेस्पायरेशन प्रोवाइड्स व्हाट परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन। माउथ टू माउथ रेस्पायरेशन कर रहा है, जब हम अपने माउथ से किसी और के माउथ में ऑक्सीजन ट्रांसफ़र कर रहे हैं, मीन्स रेस्पायरेशन दे रहे हैं। ऐसा हमें कब देखने को मिलता है, जब कोई CPR के कंडीशन में देखने को मिल रहा है, ठीक ना, कार्डियक अरेस्ट में देखने को मिल रहा है, ठीक ना। तो ऐसा में हम लोग माउथ टू माउथ रेस्पायरेशन देते हैं और चेस्ट पे कंप्रेशन देते हैं, CPR देते हैं। तो उसमें जब हम अपने मुंह से किसी के मुंह में सांस देंगे तो हमारे जो एक्सपायर्ड एयर होगा उसमें कितना परसेंट, 16% ही ऑक्सीजन रहता है। तो इसका ऑप्शन B हो जाएगा, 16% ऑक्सीजन उसमें प्रेजेंट रहता है। यहाँ भी हमने देखा, यहाँ भी वही पूछ रहा है एक्सपायर्ड एयर में, लेकिन यहाँ पे वही थोड़ा सा घुमा करके पूछा कि जब हम लोग दूसरे के माउथ में एक्सपायर्ड एयर देंगे तो वह कितना परसेंट ऑक्सीजन रहता है, तो 16% ही उसमें भी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा है पल्स ऑक्सीमेट्री इज यूज फॉर मॉनिटरिंग। पल्स ऑक्सीमीटर जो हमारे रहता है, इतना छोटा सा जो मशीन रहता है जो हम लोग ऑक्सीजन और पल्स रेट के मेजर के लिए नापते हैं, ठीक ना। ऑक्सीजन के सेचुरेशन नापने के लिए यूज करते हैं और पल्स रेट नापने के लिए यूज करते हैं। तो कह रहा है इसमें से कौन सा पल्स ऑक्सीमेट्री इज यूज फॉर मॉनिटरिंग, कह रहा है इसमें से किस चीज़ के लिए हम लोग पल्स ऑक्सीमीटर का यूज करते हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन कह रहा है ऑक्सीजन कंटेंट ऑफ ब्लड। इसका रहा है ऑक्सीजन कंटेंट ऑफ ब्लड। एक हम पहले ही आपको पल्स ऑक्सीमेट्री का पूरा फंक्शन बता देते हैं। पल्स ऑक्सीमेट्री हमारे जब फिंगर में हम लोग मशीन को लगाते हैं तो हमारे टिश्यू का ना करके ब्लड को चेक करता है, अभी ब्लड में हेमोग्लोबिन के सेचुरेशन को चेक करके बताता है। हमारे ब्लड में जो हेमोग्लोबिन रहता है RBC में, उस हेमोग्लोबिन पे ऑक्सीजन का सेचुरेशन चेक करता है और वो परसेंटेज हमें बताता है। और ठीक है, तो ये तो समझ ही गए। तो क्या हो जाएगा ऑक्सीजन सेचुरेशन ऑफ ब्लड, ठीक ना। तो B ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑक्सीजन के सेचुरेशन को, हेमोग्लोबिन के सेचुरेशन को हमें बताता है, हेमोग्लोबिन के, ठीक ना। और ये ऑप्शन कह रहा है ऑक्सीजन कंटेंट ऑफ ब्लड, ठीक ना। ये कह रहा है ऑक्सीजन कंटेंट ऑफ ब्लड मीन्स हो गया हमारा डिजोल्व इन प्लाज्मा में जो हमारा ऑक्सीजन डिजोल्व है और हेमोग्लोबिन, इन दोनों को मिला करके मतलब पूरे ब्लड में हमारा जितना ऑक्सीजन है उसे ऑक्सीजन कंटेंट कहेंगे, ठीक है। यह तो गलत हो जाएगा, जबकि पल्स ऑक्सीमेट्री में हम लोग सिर्फ हेमोग्लोबिन के ऑक्सीजन सेचुरेशन को मेजर करते हैं। तो ये तो गलत हो जाएगा क्योंकि इसमें
प्लाज्मा और हेमोग्लोबिन दोनों को मिला करके हो गया ऑक्सीजन कंटेंट। और सी नंबर ऑप्शन कर रहा है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो हम लोग बताए थे कि एबीजी में चेक करते हैं, ठीक ना, जिसमें कि सिर्फ प्लाज्मा में जो डिजोल्व रहता है हमारा ऑक्सीजन उसकी मात्रा को चेक किया जाता है। प्लाज्मा में, आरबीसी हेमोग्लोबिन में नहीं, सिर्फ प्लाज्मा में। इसमें सिर्फ प्लाज्मा में रहता है, इसमें सिर्फ हेमोग्लोबिन में रहता है। और ऑक्सीजन कंटेंट मिस हो गया, पूरा कैरियर, ब्लड का कैरियर आ जाएगा, तो उसमें प्लाज्मा और हेमोग्लोबिन दोनों आ जाता है, ठीक ना। इसमें सिर्फ हमारा हेमोग्लोबिन आएगा ऑक्सीजन सेचुरेशन में, और पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन में हमारा सिर्फ प्लाज्मा आएगा। तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। हम लोग ऑक्सीजन सेचुरेशन को चेक करते हैं और हेमोग्लोबिन के सेचुरेशन को चेक करते हैं पल्स ऑक्सीमेट्री के द्वारा, ठीक ना। ऑल ऑफ दिस तो गलत ही हो जाएगा। नेक्स्ट रेशनल जो हमारा है वो कह रहा है ऑक्सीमीटर इज ए टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूज्ड फॉर डिटरमाइनिंग द परसेंटेज ऑफ हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन के परसेंटेज को चेक करता है इन आर्टेरियल ब्लड, आर्टरी के ब्लड में चेक करके बताता है, ना कि वेनस के ब्लड में, ठीक ना। आर्टरी के ब्लड में हमें चेक करके बताता है। ब्लड सेचुरेटेड विथ ऑक्सीजन SaO2, जिसे SaO2 कहते हैं, ठीक ना। एक PaO2 हो गया पार्शियल प्रेशर, एक SaO2 हो गया, ठीक ना, सेचुरेशन ऑफ O2। एक आपको आगे हम बताएंगे FiO2, मीन्स एक पार्शियल प्रेशर हो गया जो प्लाज्मा में, और SaO2 सेचुरेशन जो हेमोग्लोबिन में, और एक FiO2 होता है मीन्स फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन इन इंस्पायर्ड एयर, मीन्स जब हम लोग सांस ले रहे हैं तो उसमें हमारा कितना % ऑक्सीजन जा रहा है। तो एक तो इंस्पायरेशन यह हमने पढ़ा है 21%, लेकिन जब आर्टिफिशियल हम लोग देते हैं सांस ऑक्सीजन मास्क के द्वारा, वेंटिलेटर के द्वारा, तो उसमें FiO2 कितना होता है वो आगे बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है पल्स ऑक्सीमेट्री इज यूज टू। पल्स ऑक्सीमेट्री हम क्यों यूज करते हैं, ठीक ना। सबसे पहला कर रहा है काउंट द रेस्पिरेटरी रेट। यह गलत हो जाएगा क्योंकि पल्स रेट को काउंट करते हैं और ऑक्सीजन के सेचुरेशन को चेक करते हैं, यह गलत हो जाएगा। डिटरमाइन ऑफ अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन टेकन इनटू लंग, यह गलत हो जाएगा। टेकन इनटू लंग में नहीं, हम लोग ब्लड में चेक करते हैं, ठीक ना। मेजर कार्बन डाइऑक्साइड इन द ब्लड, ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि ऑक्सीजन को चेक करते हैं। डिटरमाइन अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कैरीड इन ब्लड, ये सही हो जाएगा, ठीक ना। अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कैरीड इन ब्लड, यह सही हो जाएगा, ठीक ना। यह डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है पल्स ऑक्सीमीटर इज यूज टू मेजर। पल्स ऑक्सीमीटर हम लोग क्यों यूज करते हैं, किस चीज़ को नापने के लिए यूज करते हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन करा ऑक्सीजन सेचुरेशन ऑफ ब्लड, बिल्कुल सही। ऑक्सीजन सेचुरेशन को चेक करते हैं, ऑक्सीजन सेचुरेशन ऑफ ब्लड को चेक करते हैं। और बी ऑप्शन करा है पल्स रेट, मीन्स पल्स रेट को चेक करते हैं, बिल्कुल सही, ये भी सही है। पल्स रेट को भी चेक करते हैं और ऑक्सीजन को चेक करने के लिए हम लोग पल्स ऑक्सीमीटर को यूज करते हैं। इसमें हम लोगों को रेस्पिरेटरी रेट नहीं बताया जाता है, ठीक ना। इसमें रेस्पिरेटरी रेट काउंट नहीं होता है। अगर अब कोई ऑक्सीमीटर, न्यू ऑक्सीमीटर में हमारा पल्स रेट दिखाए तो वह उसका जो मेजर रोल वो नहीं है। मेजर रोल उसका हमारा ऑक्सीजन सेचुरेशन को बताना है और पल्स रेट को बताना है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये दोनों सही है तो ऑप्शन सी हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। बोथ ए एंड बी कह रहा है, नन ऑफ दीज ये गलत हो जाएगा, बोथ ए एंड बी हो जाएगा क्योंकि ऑक्सीजन सेचुरेशन भी बताता है और पल्स रेट भी बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वह कह रहा है व्हाट इज द नॉर्मल ऑक्सीजन सेचुरेशन। नॉर्मल ऑक्सीजन सेचुरेशन हमारे ब्लड में कितना होना चाहिए, चाहे वो पार्शियल प्रेशर ही क्यों ना हो, ठीक ना, या फिर सेचुरेशन ऑफ ऑक्सीजन ही क्यों ना हमारे हेमोग्लोबिन में हो चाहे प्लाज्मा में हो, वह कितना होना चाहिए। तो वह जो नॉर्मल जो रहता है हमारा 96 to 100 रहता है, 96 to 100 रहता है। लेकिन अगर 90 से ऊपर हो तो उसे हम लोग सेटिस्फैक्ट्री में मानते हैं। ये हो सकता है किसी कारण से COPD के पेशेंट में ऐसा देखने को मिल सकता है। COPD के पेशेंट में हम लोग 90 से एबव ही नॉर्मल मानने लगते हैं। लेकिन एक नॉर्मल एडल्ट में, नॉर्मल ह्यूमन में हमारा 96 to 100% होना चाहिए ऑक्सीजन सेचुरेशन, ठीक ना। 80 तो बहुत ही कम हो जाएगा, 80 ये भी कम हो जाएगा। 92 to 99 यह हम COPD के पेशेंट में, अस्थमा के पेशेंट में ऐसा
नॉर्मल मान सकते हैं, ठीक ना, नॉर्मल मानते हैं 92 to 99 तक, ठीक ना। लेकिन जो नॉर्मल एडल्ट ह्यूमन होता है उसमें हम लोग 96 to 100% होता है। परसेंट ऑफ आर्टेरियल हेमोग्लोबिन में सेचुरेटेड विथ ऑक्सीजन कॉल्ड ऑक्सीजन सेचुरेशन कहते हैं उसे, व्हिच मॉनिटर नॉन इन्वेजिवली, जो कि नॉन इन्वेजिव का मतलब हो गया बाहर से हम कोई इंसर्जन नहीं कर रहे हैं हमारे बॉडी के अंदर, तो नॉन इन्वेजिवली विथ ए पल्स ऑक्सीमीटर से ही चेक कर लेते हैं। नॉर्मल लेवल ऑफ ऑक्सीजन सेचुरेशन इज 96 to 100 होता है, ठीक ना। एबव 90% आर सेटिस्फैक्ट्री, 90% के अगर ऊपर भी है तो वह सेटिस्फैक्ट्री है, ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ हम पोजीशन देकर के ट्रीट कर सकते हैं। नॉर्मल ऑक्सीजन डिलीवर करा के हम लोग उसे ट्रीट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो कह रहा है इन जनरल और आर्टेरियल ऑक्सीजनेशन इज सेटिस्फैक्ट्री, मीन्स एक जनरल समान तरीके से आर्टेरियल ऑक्सीजन जो होता है हम उसे कब सेटिस्फैक्ट्री मानेंगे, मीन्स हमें महसूस होगा कि यह नॉर्मल है, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम है नहीं, थोड़ा मोड़ा प्रॉब्लम है, वो हम ट्रीट कर सकते हैं। तो इफ़ SaO2 इज ग्रेटर देन सेचुरेशन ऑफ ऑक्सीजन कितना रहना चाहिए, तो 90 से ऊपर रहना चाहिए, ठीक ना, 90% से ऊपर रहना चाहिए। 96 to 100 नॉर्मल होता है, 90 से ऊपर हम लोग सेटिस्फैक्ट्री मानते हैं। COPD पेशेंट, अस्थमा पेशेंट में नॉर्मल माना जा सकता है 90 के ऊपर भी। 80 बहुत ही कम होगा, 60 70 यह तो बहुत ही कम हो जाएगा, 70 यह बहुत ही गलत तीनों ऑप्शन है, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है कलर ऑफ द ऑक्सीजन सिलेंडर इन द हॉस्पिटल, ऑक्सीजन सिलेंडर का कलर हॉस्पिटल में किस तरह का होता है। तो ऑक्सीजन सिलेंडर आप लोग देखते होंगे कि ब्लैक एंड वाइट कलर का होता है। टॉप 10% जो कलर रहता है सिलेंडर, जो इस तरह से लंबा सिलेंडर रहता है, यह जो 10% होता है वह वाइट कलर का होता है, और यह जो 90% जो बॉटम का बच गया वह ब्लैक कलर का होता है, ठीक ना। तो ऑप्शन हो जाएगा ब्लैक एंड वाइट। टॉप में वाइट रहता है, नीचे पूरा 90% ब्लैक रहता है, 10% वाइट रहता है। ऐसा क्यों रहता है, क्योंकि उस सिलेंडर में नीचे में 10% हीलियम डाला जाता है ताकि पूरा ऑक्सीजन हमारा सिलेंडर से खाली हो सके, क्योंकि हीलियम जो होता है हमारा हल्का होता है, वो लगातार ऑक्सीजन को ऊपर की तरफ प्रेशर बनाता है जिससे पूरा ऑक्सीजन सिलेंडर से निकल सके। इसीलिए वाइट जो होता है वह हीलियम को शो करता है, वाइट कलर जो होता है वह हीलियम को शो करता है, ब्लैक कलर जो है वह ऑक्सीजन को शो करता है, ठीक ना। तो ब्लैक एंड टॉप वाइट रहता है, 10% वाइट रहता है, और उस सिलेंडर में 10% हीलियम डाला हुआ रहता है, 90% ऑक्सीजन रहता है और 90% कलर ब्लैक रहता है, ठीक ना। ब्लू कलर जो सिलेंडर आता है उसमें, जो ब्लू कलर सिलेंडर आता है उसमें N2O रहता है, जो लाफिंग गैस हम लोग कहते हैं, N2O गैस उसमें प्रेजेंट रहता है ब्लू कलर में। और ऑरेंज कलर में एनेस्थेटिक गैस साइक्लोप्रोपेन प्रेजेंट रहता है, ऑरेंज कलर में साइक्लोप्रोपेन प्रेजेंट रहता है। और जो ब्राउन कलर होता है उसमें CO2 प्रेजेंट रहता है, ब्राउन कलर का जो रहता है उसमें CO2 प्रेजेंट रहता है। जो एब्डोमेन का अगर कोई सर्जरी करना है तो उसमें CO2 भर करके पेट को फुला देते हैं ताकि सारा ऑर्गन जो है अलग अलग हो जाए, इसलिए ब्राउन कलर में CO2 रहता है, ऑरेंज में हमारा साइक्लोप्रोपेन रहता है, ब्लू कलर में लाफिंग गैस रहता है, ठीक ना। इसका रेशनल का रहा है ऑक्सीजन सिलेंडर एज पर द इंटरनेशनल नॉर्म, इंटरनेशनल नॉर्म के जो नियम है उसके दौरान ये कलर ब्लैक बॉडी वाइट रहता है, और विथ वाइट टॉप शोल्डर जो रहता है वह वाइट रहता है। और वाइट जो हमारा जो ये C नंबर ऑप्शन है, वाइट में हमारा हीलियम प्रेजेंट रहता है, केवल हीलियम। और हमारे ऑक्सीजन का जो सिलेंडर रहता है 90% ब्लैक रहता है, 10% वाइट रहता है, मीन्स 90% ऑक्सीजन रहता है और 10% हीलियम प्रेजेंट रहता है सिलेंडर को खाली करवाने के लिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन कर रहा है व्हाट इज द रिकमेंडेड फ्लो रेट ऑफ ऑक्सीजन
विया नेजल कैनुला। रिकमेंडेड रेट मीन्स कितना उस फ्लो रेट रहता है नेजल कैनुला के द्वारा। एक हम आपको जानकारी बता दें, नेजल कैनुला और नेजल प्रोंग में क्या अंतर है। नेजल कैनुला जो होता था पहले नेजल कैनुला पहले यूज लिया जाता था। नेजल कैनुला हमारा केवल एक ही उसमें नोस्ट्रिल रहता था, ठीक ना। नेजल कैनुला में एक ही नोस्ट्रिल रहता था, जिससे हम लोगों को 8 घंटे पे ही चेंज करना पड़ता था नोस्ट्रिल, ठीक ना, जिसके कारण से हमें ज़्यादा खर्चा बैठता था। तो उसी का एडवांटेज रूप, मॉडिफाइड रूप नेजल प्रोंग आया। नेजल प्रोंग में दो नोस्ट्रिल है जो कि हम लोग अब यूज करते हैं। और नेजल कैनुला में हमारा 1 से 4 लीटर पर मिनट ऑक्सीजन जाता था, और नेजल प्रोंग में 1 से 6 लीटर ऑक्सीजन जाता है फ्लो लीटर, ठीक ना। 1 से 6 लीटर FiO2 जाता है, ठीक ना। FiO2 ज़्यादा हो जाएगा, 1 से 6 लीटर ऑक्सीजन डिलीवर करता है, ठीक ना। तो लेकिन जब अब नेजल कैनुला बंद हो गया है तो नेजल प्रोंग को ही हम लोग नेजल कैनुला कहने लगे हैं, नेजल प्रोंग भी कहते हैं। एक ही इसी को हम लोग नेजल कैनुला और नेजल प्रोंग कहते हैं। तो नेजल कैनुला हो या अब नेजल प्रोंग दिया हुआ है, तो यह दोनों का आंसर 1 से 6 लीटर पर मिनट हो जाएगा, ठीक ना। 1 से 4 अब ऑप्शन में नहीं मारना है, क्योंकि नेजल जो कैनुला था वह बंद हो गया है आना। और नेजल प्रोंग को ही नेजल कैनुला भी कहते हैं और नेजल प्रोंग भी कहते हैं, जिसमें कि 2 नोस्ट्रिल होता है, और जिसका ऑक्सीजन का जो पावर होता है डिलीवर करने का 1 से 6 लीटर पर मिनट होता है, ठीक ना। और 1 से 6 लीटर जो मिस हम आपको बताए थे कि हमारा जो इंस्पायर्ड एयर होता है उसमें 21% ऑक्सीजन होता है, ठीक ना। लेकिन जब हम लोग ऑक्सीजन डिलीवर्ड करते हैं तो जिससे 1 से 6 लीटर ऑक्सीजन है ना, 1 से 6 लीटर ऑक्सीजन डिलीवर करेंगे तो 1 लीटर, अगर मान लिया जाए 1 लीटर ऑक्सीजन डिलीवर कर रहे हैं तो 21% तो यह नॉर्मल जाएगा ही। 21% तो नॉर्मल हम लोग जब ऑक्सीजन जो हमारा ऑक्सीजन का जो प्लांट लगा हुआ रहता है वहाँ से अगर नॉर्मल एयर भी अगर उसके डाइट दिया जाएगा तो 21% ऑक्सीजन तो जाएगा ही। लेकिन जब 1 लीटर ऑक्सीजन देंगे, 1 लीटर ऑक्सीजन, 1 लीटर में पहला जो 1 लीटर होता है उसमें 3% ऑक्सीजन रहता है, ठीक ना। तो 21 + 3 24% हो जाएगा, ठीक ना। और उसके बाद जो होता है 2 लीटर, 3 लीटर, 4 लीटर, उसके बाद 1 लीटर, 1 लीटर के बाद 1 लीटर पे 4% ऑक्सीजन प्रोवाइड होता है। तो अगर 2 लीटर ऑक्सीजन दे रहे हैं, 2 लीटर ऑक्सीजन पर मिनट दे रहे हैं तो 21 + 3 24 हो जाएगा, और दूसरा लीटर का 4% हो जाता है, तो 24 4 28% ऑक्सीजन डिलीवर देंगे उस पेशेंट को। और यहाँ पे करा 1 लीटर से 6 लीटर, तो 1 लीटर जब डिलीवर कर रहे हैं तो 24% हो जाएगा, 24%। और जब 6 लीटर डिलीवर करेंगे तो 6 चौक 24 हो जाएगा, तो 20 21 और 24, ठीक ना। 21 और 24 हमारा 44% हो जाएगा, क्योंकि एक तो 21 रहता है हमारे इंस्पायर्ड एयर में, तो 44% हो जाएगा। मीन्स यह जो 1 से 6 लीटर ऑक्सीजन डिलीवर करेंगे तो उसमें 24 से 44% ऑक्सीजन डिलीवर होगा। इसमें भी देखिए कह रहा है रिकमेंडेड फ्लो रेट ऑफ ऑक्सीजन विया नेजल कैनुला इज 1 से 6 लीटर टू अचीव 24 से 44% FiO2। बिल्कुल सही, FiO2 का बाद यहाँ पे आ गया है फ्रैक्शन ऑफ इंस्पायर्ड ऑक्सीजन, ठीक ना। फ्रैक्शन ऑफ इंस्पायर्ड ऑक्सीजन कहने का मतलब है जो हम लोग सांस ले रहे हैं या किसी के द्वारा दिया जा रहा है उसमें ऑक्सीजन का परसेंटेज कितना है। तो नेजल कैनुला के द्वारा अगर देंगे तो 24 से 44% के बीच में ही दे सकते हैं, इससे ज़्यादा हम लोग नहीं दे सकते हैं। 100% ऑक्सीजन जो है हम एम्बू बैग से दे सकते हैं, एम्बू बैग जो हमारा रहता है उसके द्वारा 100% ऑक्सीजन डिलीवर करवा सकते हैं। 1 लीटर अचीव 24% FiO2। 1 लीटर ऑक्सीजन अगर दे रहे हैं तो उसमें 24% FiO2 होगा, क्योंकि पहला लीटर में सिर्फ 3% ऑक्सीजन रहता है, ठीक ना। 24 हो जाएगा। 2 लीटर 28%, दूसरा लीटर में 4% बढ़ता है तो 24 4 28 हो जाएगा। तीसरा लीटर में 32 हो जाएगा, चौथा लीटर में 36 हो जाएगा, पाँचवा लीटर में 40 हो जाएगा, ठीक ना, 40 हो जाएगा। 6 लीटर में 44% हो जाएगा, मीन्स 24 से 44% FiO2 देखने को मिलेगा। अगर आपको कोई कह रहा है कि 15 लीटर दे रहे हैं तो क्या हो जाएगा, 15 चौक 60 और 21% हम लोग नॉर्मल दे रहे थे तो कितना हो जाएगा 80% ऑक्सीजन
80% ऑक्सीजन उसे हम लोग डिलीवर करवा रहे हैं, ठीक ना। तो फ्रैक्शन ऑफ इंस्पायर्ड ऑक्सीजन FiO2 मीन्स द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन द इंस्पायर्ड एयर। बिल्कुल सही। जो FiO2 किसे कहते हैं? जो इंस्पायर्ड एयर में जितना ऑक्सीजन प्रेजेंट रहता है और जितना हम लोग देते हैं उसे ही FiO2 कहते हैं। तो आज का क्वेश्चन यहीं तक रहने देते हैं, ठीक ना। अगला जो क्वेश्चन है आप लोग पढ़ लीजिए और इसका आंसर कमेंट में ज़रूर बताइएगा। कह रहा है यू आर कनेक्टिंग ए नेजल कैनुला टू ए पेशेंट विथ रिक्वायर्स ऑक्सीजन, ठीक है। एक पेशेंट को नेजल कैनुला से कनेक्ट कर दिए हैं। यू आर सेटिंग द ऑक्सीजन फ्लो 5 लीटर पर मिनट पे, उस पर हम सेट 5 लीटर पर मिनट पे सेट कर दिए हैं। तो हाउ मच FiO2 विल बी डिलीवर्ड टू द पेशेंट, पेशेंट में कितना FiO2 कितना ऑक्सीजन का सेचुरेशन जाएगा, ठीक है। तो उसे जोड़ करके कैलकुलेट करके आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगला पूरा हमारा जो ऑक्सीजन सेचुरेशन का ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन का क्वेश्चन है पूरा डील करके बताएंगे। कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताने का कोशिश कीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।